नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया आया। उन्होंने इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये बताया, वाया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और क्यों उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है और हम इससे कॉलोनियल रूल से बाहर आ सकते हैं। यूनिट 1 में हमने इन्हीं सारी चीजों को पढ़ा एंड इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अराइवल ऑफ गांधी जी। These were the things that we studied in unit 1. Now the unit 2 of the same chapter, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट क्लासेस ने, इंडियन सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट सेक्शंस ने कैसे इन मूवमेंट, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया, उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था और किन किन तरीकों से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन में रहने वाले लोग जैसे कि स्टूडेंट, टीचर्स, सिविल सर्वेंट्स, लॉयर्स, जो इन टाउन्स में रह रहे थे, उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था बॉयकॉट। किन चीजों का बॉयकॉट? हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज का बॉयकॉट करना है। टीचर और स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना बंद कर दिया और उसका बॉयकॉट किया। इसी के साथ साथ लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना भी बंद कर दिया। इनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था boycott. We have to boycott the foreign owned institution, foreign owned goods, government offices. इसके साथ ही बॉयकॉट किया गया ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स ऑल्सो। बाहर से आने वाले, बाहर से जो कपड़े हम इंपोर्ट कर रहे थे, लोगों ने उसका बॉयकॉट किया और उस बॉयकॉट ने पॉपुलराइज किया हमारे खुद के कपड़े को, जो कि था खादी। खादी एट दैट टाइम बिकेम पॉपुलर, पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट एंड वियरिंग इट। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट था पिकेटिंग ऑफ द लिकर शॉप्स। पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स मतलब जो लिकर शॉप्स, जो अल्कोहलिक और बीवरेजेस शॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स चला रहे थे, उनको बंद किया जाने लगा। लोगों ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो टाउन एरिया में मूवमेंट का मतलब था बॉयकॉट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर देम वाज बॉयकॉट। हमें बॉयकॉट करना है किसी भी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए इन शॉप्स को हमें हर तरह से बहिष्कार करना है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि खादी बहुत पॉपुलराइज हो गया। जब बाहर से आने वाले कपड़ों को हमने इस्तेमाल नहीं किया, उसने पॉपुलराइज किया खादी को। खादी बिकेम क्वाइट पॉपुलर एट दैट टाइम। हैंड वोवन फैब्रिक बिकेम पॉपुलर एट दैट टाइम। लेकिन अब ड्रॉबैक क्या था? खादी पॉपुलर तो हो गया था पर वो महंगा भी था। हर कोई खादी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी वजह से धीरे धीरे जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने पहले तो बॉयकॉट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाए तो वो दोबारा से उन्हीं फॉरेन और इंपोर्टेड कपड़ों की तरफ दोबारा से चले गए। इसके बाद एक और जो ड्रॉबैक था वो ये कि टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पहले तो इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स में जाना बंद किया। कुछ टाइम तक उन्होंने ये बॉयकॉट जारी भी रखा, लेकिन अब इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां पर वो जाएं, पढ़ सके और काम कर सके। तो धीरे धीरे जब उनको लगा कि उनके लाइवलीहुड पर, मतलब उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो स्कूल है, उनकी नॉलेज है, उस पर असर हो रहा है और इस बॉयकॉट की वजह से वो ना नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें इन्हीं ब्रिटिश ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में दोबारा से वापस जाना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को करना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन उस वक्त नहीं था जहां पर ऐसे नॉलेज प्रोवाइड हो, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स जाकर काम कर सके और पढ़ सके। दिस वाज द मूवमेंट इन टाउन एरिया। टाउन एरिया में ये मूवमेंट था। नेक्स्ट आते हैं, अब हम टाउन से बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंट्री साइड, दैट मीन्स टुवर्ड्स द रूरल एरियाज। इन रूरल एरियाज में दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला है पीजेंट्स, यानी कि द फार्मर्स हु वर ईदर कल्टिवेटिंग देयर ओन लैंड, जो या तो अपना खुद का लैंड कल्टिवेट कर रहे थे या फिर वो किसी दूसरे लैंडलॉर्ड के लैंड पर एज अ टेनेंट काम कर रहे थे। हम पहले पढ़ेंगे कि उन्होंने इस पीजेंट ग्रुप ने कैसे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स जो कि फॉरेस्टेड एरियाज पे रह रहे थे, उनके लिए इस नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब था और कैसे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया। पहला आता है पीजेंट ग्रुप। इन पीजेंट्स, अब पीजेंट्स के इश्यूज भी थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे पीजेंट। सबसे पहली बात कि जो भी लैंड वो कल्टीवेट करते थे उस पर उनको टैक्सेस और रेवेन्यू बहुत ज्यादा पे करने पड़ रहे थे।
क्लाइमेट बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता था, इसलिए जो प्रोडक्शन होता था दैट वाज इनसफिशिएंट, वो उनकी फैमिली नीड्स को ही पूरा कर पा रहा था। दूसरा, मनी लेंडर्स और डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था और रेवेन्यू था उसको बहुत बढ़ा दिया था। इसके बाद यही फार्मर्स दूसरों के लैंड पे एज लेबरर्स काम करते एंड दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार। व्हाट इज बेगार? दैट मींस यू हैव टू वर्क बट यू विल नॉट बी गिवन एनी वेज आउट ऑफ इट, दैट इज टर्म्ड एज बेगार। तो पीजेंट्स का मेन इशू था कि पहले तो भाई उनको लैंड, जो भी लैंड वो कल्टीवेट कर रहे हैं उसका प्रॉपर ओनरशिप मिल जाए, वो उसको कंट्रोल कर पाए, इतने ज्यादा रेवेन्यू जो वो पे कर रहे हैं उनको वो पे करना मत पड़े, और बेगार दैट मींस जो काम वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी अर्निंग के कर रहे हैं ये भी खत्म कर दिया जाए। उस ड्यूरेशन में इन्हीं पीजेंट्स के बीच में एक पॉपुलर लीडर थे दैट वाज बाबा रामचंद्र। ही वाज क्वाइट पॉपुलर एट दैट टाइम। उन्होंने पीजेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी डिमांड्स को सुना और आगे जाकर इन्हीं बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश की अवध किसान सभा। इस अवध किसान सभा का क्या काम था कि पीजेंट्स के जो कॉमन इश्यूज हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो पीजेंट्स फेस कर रहे हैं इस सभा में एड्रेस किए जाएंगे और यही अवध किसान सभा पीजेंट्स के इश्यूज को आगे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेगी। इसी के साथ ही धीरे धीरे लोगों के मन में क्या आया कि गांधी जी ने जो बॉयकॉट कहा है या ब्रिटिशर्स के साथ नो कॉपरेशन कहा है, इसका मतलब ये है कि हमें अब पूरा हक मिल गया है कि हम ब्रिटिशर्स से अपनी सारी चीजें छीन सकते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कुछ फार्मर्स का जो ग्रुप था वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। लैंडलॉर्ड्स के घर में घुसना, उनसे जबरदस्ती उनके घर में तोड़फोड़ करना, जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको ले लेना, और इस तरह की कुछ वायलेंट एक्टिविटीज की जाने लगी, जिससे कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था वायलेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें किसी तरह की कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें केवल और केवल नो कॉपरेशन दिखाना है। इसी वजह से जब आगे जाकर इन्हीं पीजेंट्स ग्रुप ने वायलेंस करना शुरू कर दी और वायलेंस एक्टिविटीज बढ़ने लगी, तो कांग्रेस ने इन पीजेंट्स की डिमांड को और जिस तरह से वो नो कॉपरेशन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। They were highly dissatisfied with the peasants movement and the violent activities that were going on. That is why they decided to not support or to not endorse कि वो इस तरह की एक्टिविटीज को ना तो सपोर्ट करेंगे ना ही एंडोर्स करेंगे, और पीजेंट्स के इश्यूज वहीं पर रुक गए। नेक्स्ट वर द ट्राइबल्स। अब जो ट्राइबल्स की अगर हम बात करें, ट्राइबल्स की पहली सिचुएशन क्या थी कि वो जिस भी फॉरेस्टेड एरियाज में रहते थे वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल डेवलप कर ली थी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, इन्हीं सबको बेचकर, इन्हीं सबसे ट्रेड करके वो अपना लाइवलीहुड अर्न करेंगे। ये था ट्राइबल्स का लाइफस्टाइल बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। वहां पर उनको कोई भी रोक टोक नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद when Britishers came, they took control of these large forested areas, और फॉरेस्ट के होने वाले जितना भी प्रोड्यूस है, चाहे वो ट्रीज हो, लीव्स हो, वुड हो, इन सब का कंट्रोल भी रोक दिया गया कि अब ट्राइबल्स इनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते थे। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि ट्राइबल्स वर फिल्ड विद एग्रेशन, उनमें गुस्सा बढ़ने लगा, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स ने उनको दिए जाने वाले सारे हक को रोक दिया है और इसने उनके लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट किया। उनको ये लगा, जितने भी ट्राइबल्स थे उनका मतलब ये था दैट अब इफ गांधी जी है कॉल फॉर स्वराज, तो हमें हमारे फॉरेस्ट राइट्स दोबारा से वापस मिल जाएंगे। वो फॉरेस्ट एरिया जो हम पहले कल्टीवेट कर रहे थे हमें अब वो दोबारा मिल जाएगा, हम वहां से निकलने वाली चीजों को कंज्यूम भी कर पाएंगे, बेच भी पाएंगे, और इसी के साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब इनमें एक पॉपुलर लीडर थे अलूरी सीताराम। अब अलूरी सीताराम राजू,
अब ये अलूरी सीताराम राजू ने क्या किया, जितने भी ट्राइबल्स थे उनको एक जगह कलेक्टिवाइज किया और ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्होंने उनको समझाया कि कैसे उन्हें इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। उन्होंने लोगों को कन्विंस भी किया कि पीपल शुड यूज मोर एंड मोर ऑफ खादी, दे शुड नॉट यूज फॉरेन गुड्स, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन सब चीजों को बॉयकॉट करने के लिए कहा गया है। बट एक डिफरेंस जो था बिटवीन व्हाट ही वाज प्रीचिंग टू पीपल और गांधी जी ने जो रास्ता बताया था, दैट वाज कि अलूरी सीताराम राजू के अकॉर्डिंग वायलेंस के थ्रू ही हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटा सकते हैं, ट्राइबल्स को उनके राइट्स मिल सकते हैं। इसलिए कभी कभी उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को भी प्रैक्टिस किया। अब गुरिल्ला वारफेयर में क्या था कि वो लोग छुपकर इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक करते थे और जब यही वायलेंट एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ने लगी तो जितने भी ट्राइबल्स थे उनके अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिफरेंट एक्शंस लिए एंड ग्रेजुअली दे वर beaten up and they had to survive the brutal repression। इसका मतलब ये है कि ट्राइबल्स के लिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनके फॉरेस्ट राइट्स, जिस फॉरेस्ट एरिया में वो रह रहे हैं वो उनको वापस मिल जाए, वहां से निकलने वाले प्रोड्यूस को वो आराम से खरीद और बेच सके, सिर्फ इतना मतलब था। बट आगे जाकर यही जब एक वायलेंट एक्टिविटी में चेंज हो गया, जब उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स को एम्प्लॉय करना शुरू किया और अलूरी सीताराम राजू के कहने पर वायलेंस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इन ट्राइबल्स का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रोल कम हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द प्लांटेशन वर्कर्स। उससे पहले हमने पढ़ा था द मूवमेंट इन टाउन एरियाज, कैसे टाउन एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स और लॉयर्स ने बॉयकॉट के फॉर्म में नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया। देन पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने किस तरह से बॉयकॉट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज द स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मींस वो पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। नाउ उस वक्त प्लांटेशन एग्रीकल्चर को और या प्लांटेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 इंट्रोड्यूस किया था। अब इस एक्ट में ये कहा जाता था कि जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं दे विल रिसाइड इन देयर प्लांटेशन एरियाज, उनको अलाउड नहीं था कि वो वहां से बाहर निकले और अपने गांव, अपने विलेजेस जहां से वो आए हैं वहां पर वापस जा सके। इस एक्ट ने प्लांटेशन वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही खराब कर दी थी। अब जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया है और किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है, उनको कॉपरेट नहीं करना है, तो उनको लगा कि अब हमें फ्रीडम मिल जाएगा। कैसा फ्रीडम? कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। अभी तक हमें केवल एक प्लांटेशन एरिया में ही रहना अलाउड था। क्यों? क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ने उनको सिर्फ प्लांटेशन एरिया तक ही लिमिट कर दिया था। उनको ये लगा कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज का आइडिया आने के बाद हमें अब फ्रीडम मिलेगा, हम फ्रीली मूव कर पाएंगे और हम अपने विलेजेस वापस भी जा पाएंगे। इसी के साथ उन्होंने स्वराज और नॉन कॉपरेशन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि वो इन प्लांटेशन एरिया से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे, when they started going back to their own villages from where they had come, उनको ये लग रहा था कि हम इन प्लांटेशन एरिया से बाहर जाके हमें हमारे ही गांव में कुछ लैंड मिल जाएगा, हम उन लैंड को कल्टीवेट कर पाएंगे एंड देयर वी विल बी एबल टू सर्वाइव एंड लिव विद आवर फैमिलीज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में जब वो वापस जा रहे थे वाया ट्रेन्स और एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो पुलिस ऑफिसर्स ने इन प्लांटेशन वर्कर्स को पकड़ लिया। दे वर कॉट अप एंड पुट इन द प्रिजन। इसका मतलब ये है कि इन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था? दैट दे विल गेट द राइट टू मूव फ्री। अब उनको जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ड्यू टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वो रुक जाएगी और फिर
पहले की तरह वो अपने गांव में रहकर ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाएंगे और वहीं पर उनको लैंड भी मिल जाएगा। इसी के साथ हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। पहला जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ था इन द टाउन एरिया, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन द कंट्री साइड एरिया, और उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द प्लांटेशन वर्कर्स। और हमने ये देखा कि इन तीनों ही ग्रुप के लिए, इन तीनों ही सेक्शंस के लिए स्वराज और नॉन कॉपरेशन का अलग अलग मतलब था। हर ग्रुप की अपनी कुछ डिमांड थी, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो। आगे जाके हमने देखा पीजेंट्स की क्या डिमांड है, वो चाहते थे बेगार अबॉलिश हो जाए। ट्राइबल्स चाहते थे कि उनको पहले की तरह ही फॉरेस्ट में रहना और वहां की चीजों को कंज्यूम करने का हक मिल जाए, और प्लांटेशन वर्कर्स को फ्रीडम मिल जाए कि वो फ्रीली मूव कर पाए। इन्हीं आइडियाज के साथ, और उनको उम्मीद थी कि स्वराज के इस आइडिया को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उनको ये सारे हक मिल जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, पर धीरे धीरे इन सभी की एक्टिविटीज फ्रॉम नॉन वायलेंस टू वायलेंस मूव कर गई। इसी वजह से दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसी के साथ हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो खत्म होती है। नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट 3 जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।